हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि जैक अपने दो साथियों के साथ है जिनका नाम फ्रैंक और जेसन है। ये अटलांटिका में होते हैं। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और ये यहाँ पर बर्फ के सैंपल लेने के लिए आए होते हैं। और अब ये सैंपल ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर बर्फ धंसना शुरू हो जाती है और इनकी ड्रिल मशीन वहाँ से हज़ारों फीट नीचे गिर जाती है। यहाँ पर बर्फ़ की एक बहुत लंबी खाई बन चुकी है और अभी तक इन्होंने जो सैंपल्स लिए हैं वो बर्फ़ की खाई के उस पार है। जैक उस तरफ कूद जाता है और किसी तरह से वो अपनी जान पर खेल के उन सैंपल को ले आता है। इसके बाद जैक न्यू दिल्ली जाता है जहाँ पर यूएन की एक कॉन्फ्रेंस है और वो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो गर्मी का मौसम इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इस काम में अरबों खरबों रुपए का खर्चा है, इसकी कीमत कौन चुकाएगा। पर जैक की बात को यहाँ पर कोई भी सीरियसली नहीं लेता क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम में बहुत तेजी के साथ बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। समुद्र में तूफान आ रहे हैं और एक जगह टेम्परेचर एकदम से 13 डिग्री डाउन हो जाता है और यहाँ तक कि टोक्यो शहर में आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरना शुरू हो जाते हैं जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर टेरी को दिखाया जाता है जो कि ओशनोग्राफर है, जो समुद्र के मौसम का ध्यान रखते हैं। और ये जैक के साथ दिल्ली में जहाँ पर यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर भी थे। वो देखते हैं कि जहाँ समुद्र में पहले एक जगह 13 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी यंत्र की खराबी के कारण हुआ है। लेकिन अब वो तापमान लगातार कम होता हुआ आगे बढ़ते ही जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। इतनी जल्दी इतना तापमान नहीं गिरता है और वो जैक को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था कि ग्लेशियर्स पिघलने से उत्तरी पूर्व महासागर की धाराओं पर असर पड़ेगा, लगता है वो असर पड़ना शुरू हो गया है। जैक इस बात से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उसके लिए अभी बहुत साल बाकी है और वो उस ईमेल को चेक करता है जो उसे प्रोफेसर रैप्सन ने भेजी थी। वो कहता है कि ऐसा पिछले 10,000 सालों में कभी नहीं हुआ। और इसके बाद मौसम विभाग ये जानकारी देता है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लॉस एंजलिस में हवाएं चल रही है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर आ सकता है। और ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर ज़मीन से अपने आप ही कई सारे बवंडर बनना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला कई घंटों तक चलता रहता है। और जब तूफान थमता है तो ये दिखाया जाता है कि पूरा लॉस एंजलिस शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और साथ ही साथ लॉस एंजलिस के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती है। यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में मौसम विभाग के बहुत सारे लोग होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर यूएन सुरक्षा कमेटी के लोग और नासा से भी बहुत सारे लोग होते हैं। जैक भी यहाँ पर है क्योंकि वो नासा के लिए काम करता है। लेकिन इनमें से किसी को भी इस मौसम के बदलाव की सही जानकारी नहीं होती। तभी जैक बोलता है कि कल रात को मुझे प्रोफेसर रैप्सन का कॉल आया था और उनके मुताबिक धाराएं बदल रही है। तभी एक आदमी बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जैक बताता है कि इन धाराओं का संतुलन नमक के पानी से और मीठे पानी से होता है और ग्लेशियर पिघलने की वजह से कितना पानी समुद्र में गया है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो इन्हें ये भी बताता है कि प्रोफेसर रैप्सन के पास कुछ जानकारी है और वो चाहते हैं कि मैं अपने प्राचीन यंत्र में उस जानकारी को डालकर आगे के मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकूं, जिस तरह से उसने पिछली बार अनुमान लगाया था। लेकिन पिछली बार जैक ने जो अनुमान लगाया था उसके अनुसार ये सब कुछ 100 सालों के बाद होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत जल्दी हो गया है। लेकिन यहाँ पर जैक की बातों को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सब इस पर शोध करते हैं और इन्हें ये पता चलता है कि आने वाले 8 से 10 हफ्तों में मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा, जान माल की बहुत हानि होगी। और इसीलिए जैक वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है
और वो उन्हें बताता है कि मेरे बनाए हुए मॉडल से मुझे ये पता चला है कि 8 से 10 हफ्तों में बहुत तबाही होने वाली है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने यूएन की बैठक में कहा था कि ऐसा 100 सालों तक नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं गलत था, हमें शहरों को खाली करवाना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट कुछ कहे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनहट्टन शहर में, जहाँ पर जैक का बेटा होता है जिसका नाम सैम है, वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और वहाँ पर सड़कों पर पानी आ जाता है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वहीं जैक अभी भी अपनी रिसर्च को जारी रखता है और उसे ये पता चलता है कि आने वाले समय में 3 जगह पर तूफान आने वाला है जो बहुत भयानक तूफान है और आने वाले 24 घंटे में ये तूफान कहाँ तक फैल जाएगा इसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। जैक पूरा डेटा प्रोफेसर को भेज देता है और वो उन्हें बताता है कि 7 से 8 दिन बाद जब ये पूरा तूफान ख़त्म हो जाएगा तो हम आइस एज में पहुंच जाएंगे। वहीं जैक का बेटा अभी भी न्यूयॉर्क में फंसा है और वो अपने डैड को कॉल करता है और उसके डैड उसे बताते हैं कि तूफ़ान बहुत जल्दी वहाँ पर आने वाला है और हवाएं इतनी ठंडी होगी कि लोग जमकर मर जाएंगे। यहाँ पर सैम अपने डैड से ज़्यादा बातें नहीं कर पाता क्योंकि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैक अपने बेटे को लेने के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहता है, लेकिन उसका साथी बोलता है कि तुम वहाँ मत जाओ, अगर तुम वहाँ गए तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। जैक बोलता है कि मैं पहले भी कई बार बर्फीली जगह पर जा चुका हूँ और अब जैक अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर उसका सीनियर आता है। वो उसे कहता है कि तुमसे प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं। जैक प्रेसिडेंट से मिलने जाता है और उन्हें समझाता है कि ये तूफान 7 से 8 दिन चलेगा और तूफान रुकने के बाद यहाँ का टेम्परेचर उतना होगा जितना कि पिछले आइस एज के वक्त था। वो जैक से पूछते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। वो कहता है कि हम दक्षिण में जितना दूर तक जा सकते हैं उतना सेफ रहेंगे। ये कहकर जैक वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क जाना है जहाँ पर उसका बेटा फंसा हुआ है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि जैसा जैक ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। हम जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों की जान बचाएंगे। वहीं जैक अब न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका है और न्यूयॉर्क में उसका बेटा जिस बिल्डिंग में रुका होता है वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर जैक के बेटे के दोस्त भी होते हैं। और अब यहाँ पर कुछ देर पहले जो पानी सड़कों पर भरा हुआ था वो बर्फ़ में बदल चुका है। वहीं बाहर कई सारे लोग दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर अब अंदर ऐलान किया जाता है कि सबके सब उनके साथ दक्षिण की तरफ जाएंगे। लेकिन सैम कहता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर हालात और भी बेकार होंगे, ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे पिता मौसम विभाग में वैज्ञानिक हैं, हमें अंदर रहकर इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन सैम की बात को कोई भी नहीं मानता और वो सब के सब वहाँ से निकल जाते हैं। पर सैम के कुछ दोस्त यहाँ पर रुक जाते हैं। ये यहाँ पर कुछ किताबें चलाते हैं ताकि कुछ गर्मी पैदा हो सके। वहीं जैक सैम को लेने के लिए आ रहा होता है। वो अपनी गाड़ी में होता है, लेकिन सड़कों पर बहुत गहरी और बहुत ऊंची बर्फ होती है, इसीलिए गाड़ी जा नहीं पाती। और जैक यहाँ पर अपने उन साथियों के साथ होता है जिनके साथ वो ऐसी जगह पर पहले भी कई बार जा चुका है। अब ये पैदल आगे बढ़ना शुरू करते हैं और रास्ते पर बर्फ़ इतनी ऊंची ऊंची हो चुकी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बर्फ़ के नीचे हैं। अब इनमें से सबसे पीछे जो आदमी है उसके पास जो सामान होता है वो उसे खींचकर आगे ले जा रहा होता है। तभी बिल्डिंग के ऊपर का शीशा टूट जाता है और वो सामान नीचे गिर जाता है और उस सामान के साथ ये सब के सब रस्सी से बंधे होते हैं और एक के बाद एक ये घिसते हुए सामान के साथ नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी जैक बर्फ पर हुक लगाता है और ये सब के सब रुक जाते हैं और इसके बाद इन्हें ये सामान छोड़ना पड़ता है और ये सब बिना सामान के आगे का सफ़र तय करते हैं।
वहीं अगले 1 घंटे में तूफान न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जहां पर सैम और उसके दोस्त थे, वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम लॉरा होता है। लॉरा की ही वजह से सैम यहाँ पर आया होता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और लॉरा के पैर पर चोट लगी होती है और अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे दवाई चाहिए। यहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा शिप भी अंदर तक आ चुका होता है और ये लोग कहते हैं कि उस शिप में ज़रूर दवाई होगी। सैम अपने दोस्तों के साथ बाहर दवाई लेने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसी वक्त कुछ भेड़िए उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ये किसी तरह से उनसे बचकर शिप से दवाई लेकर बाहर आ जाते हैं। वहीं अब इस शहर में तूफान आ चुका है और हर चीज़ जमना शुरू हो जाती है, लेकिन सैम और उसके दोस्त किसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये सारी की सारी किताबें जला देते हैं, क्योंकि अगर ये किताबें नहीं जलाएंगे तो ये भी जम जाएंगे। वहीं जैक अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है, वहाँ पर भी हर चीज़ जमना शुरू हो जाती है और वो भी एक जगह पर शेल्टर ले लेते हैं। और जब तूफान वहाँ से गुजर जाता है तो वो उस लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर उसका बेटा है। वो रास्ते में ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग बर्फ़ में जमकर मर चुके हैं, जो कि लाइब्रेरी से निकलकर आगे का सफ़र तय कर रहे थे। वो लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सैम और उसके दोस्त हैं। जैक देखता है कि वो सब के सब एक कमरे में हैं। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आग जलाई होती है, इसीलिए ये बच जाते हैं। सैम अपने डैड को देखता है और उनके गले लग जाता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि आप ज़रूर आओगे। अब जबकि तूफान थम चुका है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर आते हैं और जैक उसके बेटे सैम और उसके दोस्तों को यहाँ से ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।